हाँ जी बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, क्लास 12, और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके दो तीन पार्ट्स हैं। एक सबसे पहले तो थ्योरी पार्ट है, जिसमें हम कुछ बेसिक रिलेशन सीखेंगे कि करंट और ये रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इसके अलावा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं सारे पैरामीटर्स। जैसे कि आपने कुछ फैक्टर्स 10th में सुने हुए हैं, वो सारे फैक्टर्स कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, एंड बेस्ड अपॉन सम न्यूमेरिकल्स ऑन दीज टॉपिक्स। और इसके साथ साथ हम करेंगे सेल, बैटरी सेल अगर 3-4 जोड़ दें तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ये फर्स्ट पार्ट होगा, थ्योरी पार्ट। सेकंड पार्ट में हम सर्किट को एनालाइज करना सीखेंगे। तो सर्किट एनालिसिस हम उसको लिख सकते हैं, जिसमें हमने क्या सीखना है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, उसमें कुछ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, कुछ 2-3-4 बैटरीज लगी हुई हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। मेन उसमें हमें नेट करंट किसी में से निकालना है, रेजिस्टेंस में से किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड करना है। एक कोई सर्किट है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो कैसे किया जाता है सर्किट एनालिसिस में सीखेंगे। उसके बाद इसी के साथ छोटा पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे कि हम करंट वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं। आज के ज़माने में तो हम डायरेक्ट वोल्टेज, वोल्ट मीटर, और करंट के लिए एम्पेयर मीटर यूज करते हैं, और आजकल तो डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए हमारे पास। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम ये सीखेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किसी सेल की ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, किसी सेल की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सेल की भी रेजिस्टेंस होती है, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वोल्ट मीटर और ये जो है एम्पेयर मीटर, ये हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हैं। वो यूनिट 3 में पहले गैल्वेनोमीटर किया जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद ये दो चीजें करवाई जाती हैं। तो पहले हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ वो चीजें देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ को मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं, या किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। और लास्ट पार्ट वैसे ही जैसे हमने +2 में पढ़ा हुआ है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो हीटिंग इफेक्ट्स में आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट्स में जाउल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें से हम आई करंट पास करवा दें तो वो हीट एनर्जी जनरेट करती है। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है हीट एनर्जी, और इसके साथ साथ एक पावर है, कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है किसी सर्किट में। ये हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर एक ही है, यूनिट एक ही है, चैप्टर एक ही है, चैप्टर नहीं डिफरेंट, लेकिन ये 4 कैटेगरीज हैं जो बेसिकली हमें इस यूनिट में ये 4 बेसिक चीजें हमें सीखनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो फटाफट डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो, तो इट इज जस्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहां से? फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, चाहे हवा में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है हवा में से फ्लो कर रहे हैं। तो रेट का मतलब है कि चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है और कितना फ्लो कर रहा है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट, ठीक है। इसको आई से डिनोट किया जाता है, और इसको हम डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, वे डेल्टा इज द स्मॉल चेंज इन चार्ज जो वहां पे हुआ, डेल्टा टी इज द टाइम जिसमें वो चेंज हुआ। अगर लेट अस सपोज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन सिलेंडर कंडक्टर ले लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर एक दरवाजा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। अब लेट अस सपोज यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं? जब हम बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, और जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक डेल्टा टी टाइम नोट कर लिया कि डेल्टा टी टाइम में से इस दरवाजे में से, ये जो दरवाजा है ये बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर गया। नंबर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर गया। अगर लेट अस सपोज n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n टाइम्स e। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना चार्ज फ्लो होगा, E। व्हाट इज E? E इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना चार्ज फ्लो किया, 2E। और अगर 1000 निकले तो 1000 टाइम्स E, ठीक है। दैट इज डेल्टा क्यू।
तो दिस डेल्टा क्यू इज द चार्ज विच हैज बीन फ्लू फ्रॉम दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ओके, ये है करंट की डेफिनेशन। अब अगर हम डेल्टा टी टाइम को बहुत छोटा कर दें, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये डेफिनेशन बन जाती है आई इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी क्यू बाई डी टी। तब हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर आपको क्यू दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे लेट अस सपोज क्यू दे दें आपको जी 3t² प्लस 2t कूलम की चार्ज इस तरह से फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइंड द करंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, आपने करंट निकालना है। तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, डी बाई डी टी, डेरिवेटिव तो आपको करना आता है, काइनेमेटिक्स में कितना सारा किया हुआ है, तो जस्ट को डिफरेंशिएट कर दें, ये 2 आगे आ गया, 60 प्लस 2 एम्पेयर। तो ये करंट है जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस फंक्शन के लिए जो करंट है वो खुद टाइम पे डिपेंड कर गया, मतलब करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए 1 सेकंड पे कितना करंट था, तो आप बोलोगे 1 सेकंड पे 8 एम्पियर करंट था, यहाँ टी को 1 पुट कर दिया। अगर आपको पूछा जाए 2 सेकंड पे कितना करंट था, तो 2 सेकंड पे 2 × 6 12 प्लस 2 14 एम्पियर करंट है। तो देखिए करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो, अगर करंट वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, तो दैट करंट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। इसका हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग, वेरी कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट या वेरिएबल करंट विच इज चेंजिंग विद टाइम। दूसरा करंट है जो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट करंट कब रहता है? कांस्टेंट करंट तब रहता है अगर हम इस बैटरी की वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे टाइम के साथ, अगर हम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे। लेट अस सपोज करंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करंट ऐसे कुछ होगा 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, ओके। तो सच काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। तो दो तरह से हम करंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक है स्टेडी करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वेरिंग वाला करंट, जो करंट जब टाइम का फंक्शन होगा, जैसे कि यहां पर टाइम का फंक्शन आ गया हमारे पास, ये वाला जो करंट है ये हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 इज EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, वो यूनिट 4 है। उसमें जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट को, इसको अप्लाई भी करेंगे टू द वेरियस काइंड्स ऑफ सर्किट्स। रेजिस्टेंस को लगा देंगे, कैपेसिटर को लगा देंगे, इस करंट को हम अप्लाई कर देंगे, इंडक्टर एक नई चीज है सोलेनॉइड, उससे भी अप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि इस करंट के साथ क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में स्टेडी करंट, ठीक है। तो स्टेडी करंट जो होता है दैट इज ए कांस्टेंट करंट, जो हम इस चैप्टर में थ्रू आउट लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो एक तो यहां पर एक हमारे पास एग्जांपल होगी कि अगर आपको Q दे दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए, अगर ये गिवन हो तो इसका मतलब है करंट निकालना है, तो सिंपली कर दो dQ बाई dt, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और अगर कांस्टेंट आ जाए तो बहुत बढ़िया, स्टेडी करंट। अगर कांस्टेंट ना आए तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा इतने टाइम पर कितना करंट था, ठीक है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल। सेकंड बहुत आसान है, दूसरी एग्जांपल जो CBSE बोर्ड में पूछ ली जाती है वो ये है कि लेट अस सपोज एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसमें से 3 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितना करंट है, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, सिंपली Q इज N टाइम्स E बाई टी, N है 3 × 10⁵, E है 1.6 10⁻⁹। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गिवन है क्वेश्चन में, और टाइम उसने बोल दिया पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो इट विल बी 4.8 × 10⁻⁻14 एम्पियर, वेरी वेरी स्मॉल करंट अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है, क्या करना पड़ता है हमें, हाउ डज करंट फ्लोज। देखो करंट फ्लो नहीं करता, मैं गलत बोल रहा हूं, करंट फ्लो नहीं करता, करंट इज सेटअप, करंट सेटअप होता है। फ्लो क्या करता है, फ्लो चार्जेस करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा मिसकंसेप्शन है, हर बार यही लैंग्वेज ज्यादातर यूज हो जाती है कि भाई करंट फ्लो कर रहा है। मैं भी बहुत बार ऐसे बोल दूंगा आपको पढ़ाते पढ़ाते कि करंट फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअली करंट फ्लो नहीं करता किसी भी वायर में से, फ्लो चार्जेस करते हैं एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट चार्ज, कि चार्ज कितनी जल्दी निकल रहा है,
दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, जितनी जल्दी चार्ज निकलेगा उतना करंट ज्यादा होगा, चाहे चार्ज सेम ही निकल रहा है लेकिन अगर जल्दी भी निकलेगा मतलब टाइम का इंटरवल छोटा हो जाएगा तब भी करंट बढ़ जाएगा, या चार्ज बढ़ा दो, चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है तब भी करंट बढ़ेगा। तो करंट जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम पढ़ेंगे हाउ डज करंट इज सेट अप इन ए कंडक्टर, और इसके साथ रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो मैं पूरी कहानी सुनाता हूं आपको। ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वायर ले ली, एक इधर लगा दी पॉजिटिव टर्मिनल और इधर लगा दी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे बना सकते हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस लेस वायर है, ये वाली निग्लिजिबल रेजिस्टेंस की जो मैंने ये वाली ड्रॉ करी है, एंड दिस इज द एक्चुअल कंडक्टर जिसके अक्रॉस हम देखना चाहते हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो भी है ये यहां तक आ जाएगा हमारे पास, तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड दिस वायर, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है आयन कोर्स और उसका दूसरा नाम है कर्नल्स। ये होते हैं फिक्स्ड, इमोबाइल। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स दे आर इमोबाइल, मतलब ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, इमोबाइल होते हैं ये, और बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे पॉजिटिव आयन कोर्स होती हैं और इन पॉजिटिव आयन कोर्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टर की, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें आपने 10th में भी पढ़ी हुई हैं, बाकी हम यहां डिटेल में करेंगे। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मैंने बनाए हैं पॉजिटिव आयन कोर्स के अराउंड, ये एक सिंपलेस्ट मॉडल है टू अंडरस्टैंड हाउ द करंट इज सेट अप इन ए कंडक्टर। इसको समझने के लिए एक सिंपलेस्ट मॉडल है। तो यहां पर ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर होता ही वो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज के साथ फ्री है, फ्री का मतलब है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इंसुलेटर हो, लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पर कंडक्टर की जगह प्लास्टिक ले लें, कोई इंसुलेटर ले लें, तो प्लास्टिक के केस में क्या होगा, एटम्स हैं, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ है, बट उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। उनको वहां से इजेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उतनी फोर्स हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, हम कम वोल्टेज दे रहे हैं, उससे ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आते हैं। तो क्या वो पहले मोशन में नहीं होते, पहले भी होते हैं। बिना बैटरी के भी ये मोशन में होते हैं। लेट अस सी कैसा मोशन होता है इनका बिना बैटरी के। जैसे ये कुछ पॉजिटिव आयन कोर्स बना देता हूं मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये ऐसे घूम तो रहे हैं इसके अराउंड, बट यहाँ पर एक चीज है हीट, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर के कारण ये अपनी जगह पर ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट भी करते हैं और ऐसे चलते चलते घूमते घूमते किसी आयन कोर से टकराते हैं, टकरा के फिर किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, आगे टकरा गया, फिर आगे टकरा गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है। बट दूसरा वाला जो है ये इससे टकराया, इससे टकरा के फिर यहाँ कोई पॉजिटिव आयन कोर होगा उससे टकराया, फिर यहाँ था उससे टकराया। तो ऐसे कोलिजन्स होते रहते हैं, बट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मोशन भी है, बट द मोशन ऑफ देयर डायरेक्शंस इज रैंडम। रैंडम मतलब कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। जैसे आप किसी मॉल में चले जाओ और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो कोई बंदा किस डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अगर आप ऊपर से जाके देखो सेकंड फ्लोर से, तो वो सारे बंदे उसी हॉल में नीचे नजर आएंगे आपको, बट उन सबका कोई नेट फ्लो नहीं है। वो सब एक ही हॉल में इधर उधर एक दूसरे के साथ टक्करें भी हो रही हैं और इधर उधर भाग भी रहे हैं, ठीक है। तो सारे रैंडम डायरेक्शन में है, तो उन सारे बंदों का कोई नेट फ्लो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे। वो अचानक से किसी ने फोर्स लगा दी उस हॉल में, किसी ने बोल दिया बॉम्ब, यहाँ हॉल में बॉम्ब है, तो क्या होगा, यहाँ दरवाजा है, तो सब उधर की तरफ भागेंगे, है ना। फिर होता है नेट फ्लो। तो फोर्स लगने से नेट फ्लो होगा। जब तक हम ये बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तब तक हमारे पास मोशन भी है इलेक्ट्रॉन्स का, बट देयर डायरेक्शंस आर रैंडम। और ये जो पाथ है इनका, तो ऐसे कोलिजन्स होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कर्नल्स के साथ। तो कोलिजन्स होने के कारण विदाउट बैटरी दैट पाथ इज जिगजैग पाथ।
जिगजैग पता है, गेम खेलते हैं ना, जिगजैग, ऐसे 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 ऐसे, टक्कर हुई फिर आगे चला गया, टक्कर हुई आगे चला गया, इस तरह का कुछ रैंडम सा पाथ होता है। अब जब हमने बैटरी लगा दी बच्चों, तब क्या होता है, पाथ तब भी जिगजैग ही रहेगा, कोलिजन तब भी होंगे, लेकिन उस केस में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, उसके बाद जो नेक्स्ट टक्कर के बाद उसने जाना है ना, उस पर अभी फोर्स लग रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, तो पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो नेक्स्ट आगे ही होनी है, नेक्स्ट उससे आगे होनी है, नेक्स्ट यहां होनी है। नॉट ड्यूरिंग दिस पाथ, जब यहां से यहां तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तब भी फोर्स लग रही है थ्रू आउट द मोशन, और इस डायरेक्शन में लग रही है। आप समझो, इलेक्ट्रॉन यहां था तब भी इधर फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन यहां था तब भी लग रही है, इलेक्ट्रॉन यहां था तब भी लग रही है, यहां था तब भी लग रही है, और ये उसकी अपनी किनेटिक एनर्जी है कुछ, जिसके कारण वो इधर जा रहा है ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी है, उसके साथ साथ फोर्स भी है। तो जो स्ट्रेट लाइन था, ऐसे एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन बात है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये होता जिगजैग जैसे ही है दूर से देखने पे, बट एक्चुअली पैराबोलिक जिगजैग। पैराबोलिक है, क्यों है पैराबोलिक, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पैराबोलिक जिगजैग पाथ उनका होता है जब हम बैटरी लगाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टकराया फिर आगे टकराया फिर आगे टकराया, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करते हैं। अगर हम यहां पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लें ऐसे, तो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से देयर इज ऑलवेज ए नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हर किसी टाइम पर उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से निकल रहे होते हैं, एंड दैट फ्लो, रेट ऑफ दैट फ्लो इज कॉल्ड करंट, ठीक है। ओके, तो अभी पाथ कैसा होगा जब बैटरी लगाई, इसको याद रखेंगे, पाथ इज लाइक पैराबोलिक प्लस समथिंग जिगजैग, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन में अगर पूछा जाए कैसा पाथ है तो पैराबोलिक है। ये नीट में आया क्वेश्चन, बच्चों ने गलती कर दी, सीधा जिगजैग बोल दिया। और अदरवाइज अगला एक है हमारे पास पॉजिटिव आयन, उससे टकराया फिर उससे टकराया, अगर ओवरऑल देखो तो पाथ इज जिगजैग पाथ, ठीक है। तो इस तरह का पाथ होता है। ओके, अब ये जो कर्नल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अगर कर्नल्स के ऊपर अपना ध्यान लेके आओ, फोकस करो, जो मैं बोल रहा था आयन कोर्स, ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर इनके मोशन को अपोज कर रहे हैं, अपोजिंग द मोशन, अपोजिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकरा रहे हैं। अब जब दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, एक छोटी बॉल बड़ी बॉल से टकराती है, तो छोटी बॉल अपनी कुछ एनर्जी बड़ी बॉल को दे देती है, और उसका जो अपनी किनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये बड़ी बॉल, ये छोटी बॉल, इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, इसके पास किनेटिक एनर्जी कहां से आई, इसके पास किनेटिक एनर्जी आई दो जगह से, एक टेम्परेचर की वजह से, दूसरी किनेटिक एनर्जी इसके पास आई है बैटरी लगाने की वजह से। वो किनेटिक एनर्जी ने इसने गेन किया, अब गेन करने के बाद टकरा गया, जब कोलिजन हुआ इसके साथ तो अपनी एनर्जी इसने लूज कर दी, वो एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी। ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा हिलेगा अपनी जगह से, बहुत थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन उस एनर्जी को गेन कर लेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो सारे अपने रास्ते में कोलिजन्स कर रहे हैं। कोलिजन्स के कारण क्या हो रहा है, वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, और हीट एनर्जी जनरेट होने से जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ गया। पहले क्या हुआ, कोलिजन्स होने शुरू हो गए, उससे क्या जनरेट हुआ, हीट। हीट से क्या जनरेट हुआ, हीट से जो कर्नल्स हैं दे गेट सम मोर किनेटिक एनर्जी। तो एक कर्नल बना देते हैं यहां पर, वो पहले अपनी जगह पर ना इमोबाइल, मैंने बोला था अपनी जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है। क्यों वाइब्रेट करता है, ड्यू टू रूम टेम्परेचर। जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं ना, तो उसके जो एटम्स हैं, एटम्स एज ए होल, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, एटम्स। अगर आप फ्राई पैन को गैस पे रखते हो तो फ्राई पैन के जो एटम्स हैं, आप उसमें पानी डालते हो, पानी के जो एटम्स हैं उसको हीट करते हो, तो दे गेट सम किनेटिक एनर्जी, उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मतलब पहले ऐसे स्लो स्लो हो रहे थे अगर कम टेम्परेचर पे, तो ज्यादा टेम्परेचर पे फास्ट फास्ट, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद हायर एम्पलीट्यूड्स एंड मोर फ्रीक्वेंसीज। तो जितने ज्यादा ये रास्ते में अड़चन पैदा करेंगे, जितना ज्यादा हिलेंगे यहां से, और जितना फास्ट हिलेंगे उतनी अड़चन ज्यादा पैदा होगी ना, तो उस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी टकराने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। पहले भी कोलिजन हो रहे थे, लेकिन हीट के कारण और ज्यादा कोलिजन होने शुरू हो गए, और ज्यादा ऑपोजिशन वहां पर ऑफर होनी शुरू हो गई, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो ऑपोजिशन है ये बढ़ रही है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उस ऑपोजिशन का नाम आपने सुना हुआ है
दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, तो एक्चुअली अब क्या कहानी है सारी, इलेक्ट्रॉन्स को हमने फोर्स लगाई विद द हेल्प ऑफ बैटरी, फोर्स लगाने से उनका मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया, बट मोशन के साथ साथ वो टकरा भी रहे हैं, कोलिजन्स भी कर रहे हैं, कोलिजन से अपनी कुछ एनर्जी दे रहे हैं कर्नल्स को, वो किनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, कम वोल्टेज पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। नया पॉइंट, अगर आपने ये वोल्टेज ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लगाई तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती कंडक्टर में कि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन होती है फिर भी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से और ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, तो ये काम ऐसे चलता है। अब इसके बाद क्या है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। एक है कि पाथ पैराबोलिक है, दूसरी चीज अभी क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने वाला टाइम, है ना, आप लोग भी रिलैक्स करते हो ना। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू स्टडीज, बिटवीन टू क्लासेस, वन क्लास ऑफ फिजिक्स, वन क्लास ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एंड हेयर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉन आया, एक इससे टकराया, फिर दूसरे से टकराया, तो ये पहला इंटरवल, पहला कोलिजन हो गया T1 टाइम पे, ये दूसरा हो गया T2 टाइम पे, तो T2 minus T1, this time interval delta tau, this is called relaxation time. The time interval between two successive collisions of electron with कर्नल्स। ठीक है, अब ये बहुत सारे टाइम होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना टाइम होगा, रैंडम है ना सारा कुछ, तो हो सकता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ने पहली टक्कर ली, टॉ1 टाइम हुआ, दूसरी टक्कर टॉ2 टाइम, तीसरी टक्कर में टॉ3 लगा टाइम, चौथी में टॉ4 लगा, पांचवी में टॉ5 लगा, एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी कोलिजन्स। तो अगर हम इन सब की एवरेज ले लें, उसको टॉ सिंपली बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, which is very important। हमें एवरेज चाहिए यहाँ पर, क्योंकि everything is so much complicated, so much random, we cannot estimate all these values, तो हम एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है उसको टॉ बोला जाता है, और वो होता है टॉ1 प्लस टॉ2 अप टू टॉ1 डिवाइड बाय n। ये एक इलेक्ट्रॉन के जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ निकला, तो यहाँ पर जितने बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कंडीशन सेम है, कंडीशन सबके लिए सेम है, सभी एक ही मॉल में है, तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए भी जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा वो सेम ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी है ये और सबके लिए भी है, तो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है फ्री पाथ। फ्री पाथ, अब पाथ की बात हो रही है, इसको λ1 से डिनोट करते हैं, λ1, λ2 एंड λn। ये क्या है, ये पाथ है जो उसने पाथ ट्रेवल किया ड्यूरिंग वन कोलिजन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। अब इन सब की भी अगर एवरेज ले लें लैम्डा बार, तो दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और ये कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जैसा ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि एक्चुअली हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मॉडल उठाया। एक्चुअली जिन लोगों ने ये थ्योरी दी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडक्टर को ना एक गैस चैम्बर मान लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को गैस के मॉलिक्यूल्स मान लिए, और सेम बिहेवियर उन्होंने बोला जैसा एक गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है वैसा ही हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर होता है। इसलिए लैम्डा बार इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और ये क्या होगा, ये इन सब का मीन होगा। ठीक है, तो दीज टू डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे डेरिवेशन भी आएगी स्कूल में और जिसपे क्वेश्चन आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ना VD से डिनोट करते हैं हम, और ये एक्चुअली क्या होती है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ all the electrons moving inside
एक कंडक्टर कब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें किसी कंडक्टर के अक्रॉस, मींस बैटरी लगा दें, तो बैटरी लगाने से या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे फोर्स लगी, वो फोर्स एक्चुअली रैंडम फोर्स होगी। रैंडम का मतलब है वो एक कांस्टेंट फोर्स नहीं होगी, मतलब वो सबके लिए फिक्स नहीं होगी, किसी के लिए ज्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो हर कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने तरीके से चलेगा, है ना। कोई टक्कर किसी की पहले हो गई, किसी की बाद में होगी, किसी की अभी हुई नहीं है ना। तो हर किस रैंडम है, एवरीथिंग इज रैंडम। तो हम अगर सारी वेलोसिटीज का मीन ले लें, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स की हम जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन सब का मीन ले लें, v1 v2 v3। वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से देखें। ये कंडक्टर था हमारे पास और यहां बहुत सारे कर्नल्स बना देते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब एक्चुअली यहां पर ये हुई, यहां पर फर्स्ट कोलिजन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, तो इसने कुछ ऐसे पाथ ट्रेवल किया ना, ये वाला पाथ। तो दैट पाथ ट्रेवल्ड, जितना भी एल ट्रेवल किया इन टाइम टी, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, पाथ डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ये फिक्स नहीं है सबके लिए, रैंडम प्रोसेसेस हैं, तो एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी डी कैलकुलेट करते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी है, फिर दूसरे की अप टू वी एन, सबकी वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वी डी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम मान लेते हैं कुछ चीजें, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ठीक है, एंड V is potential difference across 8 cents। यहां लगा देते हैं बैटरी, तो V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसके एंड्स के अक्रॉस, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड L इज लेंथ, L हम इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that can be written as electric field, यहां ही लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to voltage divided by length, है ना। ये E is equal to minus dV by dr से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, voltage divided by length। ओके, नाउ कंसिडर, अगले पेज पे चलते हैं। अभी हम एक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखते हैं पहले कितनी लग रही है। तो कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ E। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या फोर्स लगेगी, द फोर्स ऑन इट, हाँ जी, F इज इक्वल टू QE होता है फॉर्मूला, एंड Q इज माइनस E, हेयर स्मॉल e स्टैंड्स फॉर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यहां लिख देते हैं m टाइम्स a, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर लिख देते हैं E इंटू ई। तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल लें, तो माइनस E वेक्टर बाय m। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव है। माइनस साइन हमें यहाँ पे ये बता रहा है। अब अगर ये एक्सेलरेशन है और उस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है, इफ u वेक्टर इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमने कंसिडर किया। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी किस वजह से होगी, ये तो टेम्परेचर की वजह से है, क्योंकि मैंने बोला मूव वैसे भी करते रहते हैं। तो दिस इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी इज ड्यू टू
थर्मल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते रहते हैं ना, रैंडम डायरेक्शंस में जाते हैं पहले। अगर ये है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई उसकी, ये फाइनल वेलोसिटी पता कब की है, देखो पहले लिख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हुई v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस, ठीक है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहां पर टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब जो t है बच्चे, यहां पर ये दो कोलिजन्स के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बताया था, ये वो टाइम है। तो यहां लिखना इंपॉर्टेंट है, हेयर t इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, एक टक्कर की कहानी है कि एक जगह से टकराया फिर दूसरी जगह गया, उधर से फोर्स भी लग रही है, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना सारा कुछ, क्योंकि डायरेक्शंस नहीं पता हमें, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, प्लेन में भी नहीं है, 3D में है, तो जस्ट वेक्टर सिंबल यूज करने हैं। और इस तरीके से हमने ये फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा एक इलेक्ट्रॉन के लिए। बट अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वी हैव n इक्वेशंस, v1 is equal to u1 plus a सेम रहेगा t1, सिमिलरली v2 is equal to u2 plus a सेम रहेगा t2 एंड सो ऑन, एंड एट लास्ट vn फॉर nth इलेक्ट्रॉन u1 un प्लस a वेक्टर tn, ठीक है। अब हम इन सब का एवरेज ले लेते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन्स की अभी एक एक टक्कर हुई है, उन एक एक टक्करों में हमने ये सब की वेलोसिटी लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो डेफिनेशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज मीन, इट इज एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। तो हम इसकी एवरेज लिख लेते हैं ऐसे। अब यहां अगर सारा कुछ पुट करें तो देखो क्या होगा, एक ही स्टेप में करेंगे, u1 u2 अप टू un सारे इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस a कॉमन आ जाएगा सब में से, और t1 प्लस t2 अप टू tn सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी हमारे पास n। तो इस n को भी दोनों के नीचे लगा देंगे हम, ये बन गया एक n यहां पर और एक a, और ये वाला अगर n इसके नीचे जाएगा ना, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जिसको अभी मैंने टॉ लिखा था। ओके, तो ये वाला फैक्टर क्या है, दिस फैक्टर इज 0, दिस इज 0 0। क्यों? क्योंकि ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, मतलब टेम्परेचर के कारण जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये वो है। अब देखो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, साथ साथ ये एरोज लगे हुए हैं, और मैंने बोला था कि अगर बैटरी नहीं लगाई तो सब डायरेक्शंस जो है रैंडम होती है बिना बैटरी के, मतलब नेट फ्लो नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में। नेट फ्लो ना होने का मतलब है कि इन सब का एक्चुअली जो वेक्टर सम है, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं वो 0 आ रहा है। तो वेक्टर सम इन सब का 0 क्यों है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शंस हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और यहां ये भी लिखेंगे ड्यू टू रैंडम डायरेक्शंस, रैंडम डायरेक्शंस। चलो ये कहानी यहां खत्म होगी। ए को यहां ऊपर से उठा के यहां पुट करेंगे, तो कलर चेंज करेंगे, vd का फॉर्मूला बन गया माइनस ई वेक्टर, वेक्टर यहां भी लगाएंगे, अपॉन m इंटू टॉ। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं, यहां डायरेक्शन भी पता चल रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना चाहते हैं, डायरेक्शन आपको नहीं चाहिए, तो vd इज इक्वल टू ई टॉ कैपिटल E बाय m। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसे लर्न कर लो, ई टॉ बाय m। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, यहां लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है वोल्टेज पे और लेंथ पे। अगर आपने बैटरी बड़ी लगा दी या लेंथ छोटी कर दी कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा दो तो यहां पर क्या होगा, उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप टो को बड़ा कर दो, ठीक है, टो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, जितना टो ज्यादा कर दोगे आप,
उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। टो के कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा टो को बड़ा करने का क्या मतलब है? फिजिकली सोचो, टो को बड़ा करने का मतलब है कोलिजन्स नहीं हो रहे या कम हो रहे हैं, है ना। देखो, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स इज टो एवरेज। तो अगर कोलिजन्स कम हो रहे हैं तो टो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टो बड़ा होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अभी हम देखेंगे करंट के साथ क्या रिलेशन है इन सब चीजों की। तो ये एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्राइव हो गया। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि टो को बढ़ाने का क्या मतलब है। फिजिकली सोचें तो टो के इंक्रीज करने का मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है, दो कोलिजन्स में टाइम बढ़ रहा है। तो वो टाइम बढ़ने का मतलब ये है कि जो कोलिजन्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स। टो बढ़ने का मतलब है लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स आर देयर। तो जितने कम कोलिजन्स होंगे बच्चों उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, ट्रैफिक रोड पे आप जा रहे हो, बहुत सारे ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर चल रहे हैं वहां पे, और जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जितना कम ट्रैफिक होगा उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं फटाफट, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम कर लें थोड़े से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E by m। नाउ व्हाट इज दिस E by m? E भी था उसमें, नीचे m था। दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय मास रेशो। ये किसकी है? ये वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना उसकी है। कौन पार्टिकल मूव कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज बाय मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशो है। लेकिन अगर हमारे पास लेटर सपोज करंट किसी और वजह से है, करंट है आयंस की वजह से, आयंस की वजह से भी हो सकता है करंट, अल्फा पार्टिकल की वजह से भी करंट हो सकता है, तो चार्ज बाय मास रेशो जो है उस पर डिपेंड करेगा वीडी कितना होगा। जितना हैवी पार्टिकल होगा ऑब्वियसली उसका वीडी उतना कम होगा, बट इलेक्ट्रॉन के लिए ये फिक्स है, कंडक्टर के लिए ये फिक्स है। तो मैं यहां लिख दूं इट इज फिक्स्ड फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए आप इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही करंट फ्लो करवाना है। जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 9 ऑफ योर बुक, उसमें हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के लिए चार्ज बाय मास रेशो पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्या ये इफेक्ट हमारे काम आता है या नहीं आता। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन है वो हम करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बहुत स्मॉल होता है, ये 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड है, मीन्स अराउंड 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं आपको इसका। अगर हम किसी कंडक्टर के लिए जिसमें 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ ले लें, सारा कुछ कैलकुलेट कर लें डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में, तो हम देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो इतना स्मॉल है। इट इज ओनली 0.1 mm। 1 mm कितना होता है? 1 mm होता है इतना, इससे भी छोटा होगा शायद, इसका 10वां हिस्सा। इतना सा ऑर्डर है, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना मूव कर पाता है। तो फिर करंट कैसे आ जाता है इतनी जल्दी? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो लाइट का, उसी टाइम लाइट आ जाती है, तो करंट तो फिर बहुत फास्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन तो चल ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन तो बेचारे रो पिट के चल रहे हैं। क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर इस एंड से इस एंड तक पहुंचाएं तब नहीं बोलते कि करंट है। ये मतलब नहीं इस चीज का, ये एक नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा तभी करंट होगा। आप इमेजिन करो कि ये एक बहुत बड़ा एक कंडक्टर है, एक सिलेंडर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेना, तो इसमें अगर 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे थोड़ा सा भी हिले, कितना हिले? सिर्फ 0.1 mm ही हिले पर सेकंड, तो वो करंट बन गया। तो इसमें से कितना एज ए बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन सोचो, इकट्ठा एक झुंड है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इस जगह पर जो है वो भी हिले, जो यहाँ है वो भी हिले, सब इकट्ठे हिले, तो करंट उसी टाइम सेटअप हो जाता है क्योंकि स्विच ऑन करते ही फोर्स लगती है सब पे, किसी एक पे नहीं, सब पे। तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है, उसी ड्रिफ्ट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी जो स्पीड है वो ये है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से देखें पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से इतनी जल्दी करंट आ जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ध्यान देने वाले हैं। तीसरा पॉइंट एक और बता देते हैं यहाँ पे, वो करंट से रिलेटेड है। अगर आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दे दें जिसमें पीछे एक पतला कंडक्टर लगा हुआ है, अगला थोड़ा मोटा है, अगला थोड़ा डिफरेंट विड्थ का है, और ऐसे बोला जाए इसको हमने बैटरी के साथ लगा दिया। ठीक है, इसको हमने बैटरी के साथ लगा दिया,
तो याद रखेंगे क्योंकि ये सारे सीरीज कनेक्शन हैं, सीरीज में ऐसे जोड़ा जाता है ना रेजिस्टेंसेस को या कंडक्टर्स को, तो इन सब में जो करंट होगा आई वो सेम होगा। इसमें भी करंट आई सेम होगा, इसमें भी आई सेम होगा, इसमें भी आई सेम होगा, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ये सेम वैसे ही है जैसे आपने फ्लूइड्स में पढ़ा है ना, फ्लूइड्स में कि जैसे हम पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं तो पाइप को पतला होने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो जो पतली पाइप है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि करंट सेम रखना है ना हमें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो सेम है। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी v1, यहां सबसे कम होगी v2, यहां इन बिटवीन होगी v3। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम सेम करंट के लिए उतनी स्पीड ज्यादा, उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे वहां से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हम फटाफट करते हैं रिलेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन जो सीबीएसई में पूछी जाएगी, रिलेशन ऑफ वीडी विद आई, कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो एक सिंपल सा मॉडल वैसा ही, करंट कैरिंग कंडक्टर, आई करंट, अभी हम मान लेते हैं n, मान लेते हैं यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब इसका दूसरा नाम भी है नंबर डेंसिटी, इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं पर मीटर क्यूब, ये यूनिट्स होते हैं। तो लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर and L is length, A is area of cross section, ये वाला, ये L। ठीक है, तो दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों चीजें आपको बता दी। और हमें फाइंड करनी है रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। चलिए, तो कैसे करेंगे, करंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। अब हम इसको एक बड़े कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं एंड लेट अस सपोज कि यहां से लेके यहां तक डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया इन टाइम डेल्टा टी। मैं पूरा बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, और ये वो छोटा सा डिस्टेंस है एल जो उसने कवर किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा क्यू फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें कितना चार्ज है ना, तो डेल्टा क्यू विल बी द चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम, वो अभी हमें फाइंड करना है। तो कितना चार्ज है कैसे पता लगेगा, वो पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं टोटल, कैपिटल एन लिखूंगा मैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस डेफिनेशन से हमें ये चीज पता लगेगी, और नीचे डेल्टा टी तो है ही है हमारे पास। ठीक है, नाउ दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, और वो कैसे निकालें, वो हम ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जितना भी इसका वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है। तो मींस ये होगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां आ गया स्मॉल n a इंटू एल इंटू ई, ये मैंने कैपिटल एन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और नीचे है डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से n इंटू ई इंटू ए अलग हो गया, और लेंथ बाय टाइम, ये लेंथ है उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली पता क्या है, एक्चुअली ये है, ऐसे एक कंडक्टर था, उसमें मैंने यहां पर ये छोटा सा कंसिडर किया है। ठीक है, उसकी स्मॉल लेंथ डेल्टा एल है या एल है, एल, और उसमें से मैंने आपको बताया कि भाई इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको मैंने जूम करके यहां दिखा दिया आपको। तो अब देखो क्या हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम यहां पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां आ गया वीडी, बिकॉज वीडी इज इक्वल टू एल बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ऐसे ही ड्राइव करनी है, छोटी सी, इतनी सी आती है ये पेपर में, बस ये सब चीजें लिखनी है वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा एक सिंगल कंडक्टर में उतना I ज्यादा होगा, उतना करंट ज्यादा होगा। नंबर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। और एरिया, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट।
मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा ही करंट होगा। कब? इन द केस, जैसे इसको समझेंगे ध्यान से, जब भी बच्चे हम एक पैरामीटर का इफेक्ट स्टडी करते हैं ना, जैसे आपको पूछा जाए कि एरिया बढ़ाने से क्या होगा, ऐसे पूछा जाए अगर इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए, तो बाकी चीजें उस टाइम पे कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये एक बड़ा बेसिक सी चीज है। अगर आपको पूछा जाए कि वीडी के बढ़ने से करंट बढ़ेगा या कम होगा, तो एन और ई और ए, ये तीन चीजें उस टाइम पर आपने कांस्टेंट कंसीडर करनी है, तब आप एक पैरामीटर की वेरिएशन बता सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैरामीटर दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब वीडी को कम करने से या एरिया को कम करने से वीडी चेंज हो जाता है ना। एरिया को, जैसे मैंने अभी बताया था, एरिया को कम करने से वीडी आपका चेंज हो गया, तब आप कैसे बताओगे, है ना। तो जब भी मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, एरिया के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, उस टाइम मैंने बोला है कि बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, तो मैं लिख देता हूं अभी एट कब, व्हेन एन तो वैसे ही कांस्टेंट है एक कंडक्टर के लिए, ई एंड वीडी आर कांस्टेंट, ये जब कांस्टेंट होंगे तब। अब वीडी का फॉर्मूला तो अभी देखा था ना, ई कैपिटल ई टो बाय एम, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि वीडी कांस्टेंट, तो मींस ये जितनी भी चीजें हैं इसमें ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इसमें टो मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, ई और एम तो वैसे ही चेंज नहीं हो सकते कंडक्टर के लिए। बात आ गई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा रही है बैटरी, है ना, बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली V बाय एल है। बैटरी और लेंथ पे वो डिपेंड करती है, मतलब ना लेंथ चेंज करनी है ना बैटरी की पोटेंशियल चेंज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, तब बीडी कांस्टेंट होगा। जब बीडी कांस्टेंट होगा तब एरिया के बढ़ने से करंट बढ़ेगा। ये चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो हम आगे और करते हैं थोड़ा सा। करंट डेंसिटी है वो कल पढ़ाऊंगा, करंट डेंसिटी उसके बाद कोई और पॉइंट में देख लूं, रहा तो नहीं गया। हाँ, एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर चार्ज कितना है, चार्ज नहीं होता उस पर, न्यूट्रल होता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं लेकिन वो सारे फ्लो करते जा रहे हैं, इधर से शुरू हो गए हैं, यहां से ऐसे चलते जा रहे हैं, सर्किट में घूमी जा रहे हैं, बट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप किसी भी जगह पे देखो नेट चार्ज कितना है, तो वो जीरो होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स भी हैं वहां पे, तो चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना करंट कैरिंग कंडक्टर पे। और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक पॉइंट है, ये आप 10th में भी पढ़ते हो। करंट की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट अगर हमने दो करंट्स को ऐड करना है ना, तो स्केलर की तरह ऐड करना है। क्यों स्केलर की तरह ऐड करना है? क्योंकि अगर मान लो ये करंट यहां से आया 5 एम्पेयर और इधर चला गया 3 एम्पेयर, तो चाहे इस वायर को ऐसे रख दो, इधर चला गया मान लो 2 एम्पेयर, है ना, ऐसे ऐड होना है ना करंट। तो मान लेते हैं कि इधर से 5 एम्पेयर आ रहा है, इधर पता नहीं कितना गया, लेकिन इस वायर में 3 एम्पेयर चला गया। अब अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, मैं इस वायर को उठा के ऐसे कर दूं तब भी 3 एम्पेयर ही जाएगा, मैं इस वायर को उठा के ऐसे कर दूं तब भी 3 एम्पेयर ही जाएगा। मतलब वेक्टर अलजेब्रा के लॉज नहीं फॉलो करता करंट, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखना। मैं ये पॉइंट्स लिख देता हूं। हाँ जी, तो यहां पर मैंने बोला था कि फॉर ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन I is same everywhere। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे कम हो रहा है, I is same, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, I is a स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे I जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो the laws of vector algebra। वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कुछ बेसिक चीजें इलेक्ट्रिक करंट की पढ़ी हैं।